सर आज देश के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई है, उस घटना को आपको समझना होगा और वो है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। आज इसका शुभारंभ हो गया और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है पहले इसको देखिए और इसके क्या फ़र्क पड़ेगा हम पर उसको भी समझिएगा और आप उसमें कैसे कमा सकते हैं वो भी समझिएगा। ये तमाम सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आइए तो सबसे पहले देखें ग्रोथ मल्टीप्लायर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी अनवील्ड। ये तो इन लोगों ने जो इन्फोग्राफिक्स दिए वो दिखा रहे हैं हम। इसमें क्या क्या फायदा हो जाएगा? कहते हैं एमएसएमई स्मॉल बिजनेस विल गेन विद अफोर्डेबल लॉजिस्टिक होगा। एमएसएमई स्मॉल बिजनेस गेन करेंगे। रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटेगी। क्रिएट लार्ज स्केल जॉब्स, जॉब मिलेंगी बहुत सारी। बेटर एनवायरमेंट बाय रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी कम होगा। कैसे होगा भाई, समझते हैं पहले जरा पूरा इनकी कहानी पहले समझ लें। ये अमृत महोत्सव वाले जो लिख रहे हैं पहले मोदी जी जो कह रहे हैं वो तो सुन लें पहले। और क्या, विल कंप्लीट पीएम गति शक्ति एंड मेक मूवमेंट ऑफ गुड एंड पीपल सीमलेस। इंडियन एक्सपोर्ट्स विल बिकम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, भारतीय एक्सपोर्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। गति शक्ति का पूरा जो है यहाँ आकर कंप्लीट होता है। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस करने का जो पैसा है, जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। इंडियाज बेटर इंटीग्रेशन विद रीजनल ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ठीक है, तो ग्लोबल चेन्स के साथ और रीजनल चेन्स के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा। और क्या क्या होगा? टारगेट ब्रिंग डाउन लॉजिस्टिक कॉस्ट इन लाइन विद ग्लोबल बेंचमार्क्स बाय 2030, 2030 तक ग्लोबल जो बेंचमार्क है उसके हिसाब से हमको लॉजिस्टिक की कॉस्ट नीचे लानी है। ब्रेक इनटू टॉप 25 ग्लोबल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग। 25 में भी नहीं है सर, हम कौन सी इकोनॉमी है दुनिया की, कौन से नंबर की इकोनॉमी जरा बताना। यहाँ 25वें नंबर पर नहीं लॉजिस्टिक्स में हमारा, तब हम यहाँ हैं। सोचिए अगर लॉजिस्टिक्स में हम नंबर 1 हो जाए तो क्या होगा? डिजिटली इंटीग्रेट लॉजिस्टिक इकोसिस्टम फॉर सीमलेस फ्लो ऑफ डेटा। तो सर डिजिटल भी इंटीग्रेट करेंगे, ये सारी चीज़ें करनी है। अब इसके बेनिफिट समझ लीजिए। टेक ग्रोथ टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ वेयरहाउसेज अक्रॉस कंट्री, सिंप्लीफाई ट्रेडिशनल ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन, मोर ट्रांसपेरेंट सिस्टम विद डिजिटाइजेशन एंड एनहेंस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये तमाम सारा है, इसके ये बेनिफिट्स हैं। अब अभी तक तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं होगा आपको, मैं समझ सकता हूँ। तो अब इसका अपन धीरे धीरे करके इसका एनालिसिस करेंगे, इसको बारीकी से समझेंगे। तो बारीकी से समझने के लिए सबसे पहले आपको ज़रा समझाएं कि आखिर ये पीएम लॉजिस्टिक स्कीम है क्या। मोहन जी कहते हैं कैन यू कॉल मी एज आई वांटेड टू शेयर एन आइडिया। हाँ मोहन जी बिल्कुल अवश्य कॉल करेंगे ना, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं दूसरी बात पर, और वो क्या है उसको समझें ज़रा। पीएम लॉन्चेस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एम टू ब्रिंग कॉस्ट टू सिंगल डिजिट। कौन सी कॉस्ट की? लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को सिंगल डिजिट में लाना। अभी कितनी है? आइए अभी देखते हैं। अभी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का 13 से 14% है। हैं 13 से 14%? क्या लॉजिस्टिक्स? अरे बाप रे बाप, कितना? 13 से 14%। कमाल है साहब। सोचिए 13 से 14% सिर्फ लॉजिस्टिक्स में आपका पैसा घुस जाता है। इसको सिंगल डिजिट में लाना है, ये परिकल्पना है, ऐसा करना है, ऐसी परिकल्पना है, ठीक है। दूसरा, अभी जो टाइम है ना, एवरेज टर्नआउट टाइम कंटेनर और वेसल का वो 44 घंटे के आसपास है, जिसे 26 घंटे हम ऑलरेडी लिया है। इसको और कम करना है, ठीक है ना, इसको और कम करना है। तो इनसे फर्क क्या पड़ेगा? पर पहले समझ लीजिए सर कि आप कितना पैसा गंवा रहा है आपका देश, है ना, इसको समझें। और इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जिससे हम बचते हैं। The policy is expected to bring down the logistic cost, which is as high as 14 to 15% of India's GDP, to around 8% of GDP in next 5 years. हैं 14-15% से 8%, आधे पे ले आएंगे। समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये अरबों खरबों रुपया आपका बचने वाला है, जो आपका लॉजिस्टिक्स में पैसा जा रहा है ना, बिजनेसमैन का, जो हमारे बिजनेस का, जो हमारे देश का पैसा बर्बाद हो रहा है लॉजिस्टिक्स में। क्यों बर्बाद हो रहा है? क्योंकि ट्रक खड़ा है कहीं, पता ही नहीं है, कंटेनर आके पड़े हैं, है ना। ये तो सिर्फ ये ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक्स और भी होती है। माल भरा रखा है गोडाउन्स में, इन सब को स्ट्रीमलाइन करने को लॉजिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। माल बना, वहां से लेके एंड यूजर तक पहुंच गया, इसको लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। बीच का पूरा जो डिपार्टमेंट है लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब 15% की अभी कॉस्ट है पूरे जीडीपी की, यानी पूरे बिजनेस की। आप ऐसा मान लीजिए 100 रुपए के माल पर 15 रुपए आपको जो है लॉजिस्टिक्स में खर्च करने पड़ रहे हैं। अब फर्ज कीजिए कि वो आपको 8 ही रुपए खर्च करने पड़े कल, तो कितने रुपए बच गए आपके? मोटा मोटा 8 रुपए, 7 रुपए 8 रुपए बच गए। तो ये 7 रुपए 8 रुपए तो आपका नेट प्रॉफिट हो गया। दादा इतने पे तो मार्जिन ही नहीं है, 2-2% पे तो अपन काम करते हैं, तो 7% एक्स्ट्रा मिलेगा। तब क्या होगा? तब आप उन्नति करोगे, आप तरक्की करोगे, आप ज्यादा पैसे कमाओगे, हर कंपनी ज्यादा पैसा कमाएगी, हर कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। जो अभी जो बिल्कुल लीन मार्जिन पे काम कर रहे हैं ना, 50 पैसे, 1 रुपए 2 रुपए पे काम कर रहे हैं, वो सीधे 9 रुपए पे आ जाएंगे, 9% पे आ जाएंगे, यूं कहे तो, है ना। 1-2% वाले लोग सीधे 9% पे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको करना क्या है? हमको टॉप 25 कंट्रीज में अपनी जगह बनानी है लॉजिस्टिक्स के मामले में। सोचिए हमारी हालत कितनी बुरी है, हम दूर दूर तक कहीं लॉजिस्टिक्स के मामले में नहीं। टॉप 25 में बनानी है, 2030 तक बनानी है। कैसे बनेगी, कैसे संभव होगा?
समझते हैं, उसको भी समझते हैं, पर उससे पहले थोड़े और आंकड़े देख लें। द पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम 6% ऑफ जीडीपी टू 4%। सिमिलरली warehousing cost will be brought down from 3.5% of GDP to 2.5. Inventory cost will be reduced from 2.5 to 1%. ठीक है, कहाँ पैसा बचेगा? ट्रांसपोर्टेशन में अकेला 2% बच जाएगा, 6 से 4% पे लाना है हमको। इसके अलावा वेयरहाउसिंग, जहाँ माल रखते हो, गोडाउन का खर्चा 3.5% से 2.5% पे लाना है। जीडीपी का चल रहा सर ये, है ना। और इसके अलावा 2.5% से 1% पे लाना ऑर्डर प्रोसेसिंग वगैरह को, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कट हो जाए, ठीक है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन ये इन्वेंट्री कॉस्ट है जो 2.5% से 1% पे लाना, यानी जो माल आप रखते हो, और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को 1% से घटाकर 0.5% पे लाना ऑफ द जीडीपी, यानी चारों तरफ से आपका पैसा बचेगा, गोडाउन का पैसा बचेगा, इसका बचेगा, उसका बचेगा, फलान बचेगा, ढिकान बचेगा। इसको पीएम गति शक्ति के साथ में आप जोड़ोगे, ठीक है। तो कैसे हो पाएगा ये? अब जरा मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ, समझिए कि कैसे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो बेनिफिट साहब ऐसे मिलेगा कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, फर्ज कीजिए आप साबुन बनाते हैं, और साबुन की जो फैक्ट्री है वो आपकी है। अब ऐसा तो है नहीं कि डेली आप साबुन बना के एक घर में बेचने जाओगे, ये तो संभव नहीं है। तो फिर क्या करें? तो आप साबुन बनाते हो, इकट्ठा लॉट का लॉट बनता है, और इकट्ठा लॉट का लॉट जो है वो पहले तो आपके वेयरहाउस में रहता है। अब फर्ज कीजिए आपकी बड़ी कंपनी, आपने 50 करोड़ का अपना वेयरहाउस बनाया, फिर आपने 20-20, 10-10 करोड़ के आपके वेयरहाउस में आपके साबुन वहाँ पड़ा हुआ है, जो आपके तमाम सारे अलग अलग स्टेट्स में, क्योंकि वहाँ से भी तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वहाँ खाली होगा तब यहाँ देंगे। अब लॉजिस्टिक्स से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? पहली बात, लॉजिस्टिक्स से ये फ़र्क पड़ेगा, जो मूवमेंट है, ट्रक्स का जो मूवमेंट है, इसको फास्ट करना है हमको, ठीक है ना। सबसे पहला काम ये कि यहाँ माल बना तो वेयरहाउस में नहीं रखना है, ट्रक में लोड किया और गया, ठीक है। इसको डिजिटाइजेशन करना है। तो डिजिटाइजेशन से क्या होगा? वो जो अभी जो चलता है ना भाई साहब, वो 10 टन माल पड़ा है, 10 टन और भेज दो, किसी ने जाके देखा ही नहीं, काउंटिंग तो फिजिकली कर ही नहीं सकते। तो डिजिटाइजेशन हो जाएगा, कंप्यूटराइज हो जाएगा पूरा काम। कंप्यूटराइज होने से क्या होगा कि अगर एक पीस भी है तो आपको मालूम होगा कि मेरे पास 10 लाख एक पीस है साबुन के, तो उसी हिसाब से आप प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कईयों बार क्या होता है, कहीं तो माल रखा हुआ है, कहीं शॉर्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो साबुन आपका बहुत रखा हुआ है साहब, महाराष्ट्र में शॉर्ट हो रहा है। अब वहां से वहां तक ले जाने की कॉस्ट इतनी कि आप नहीं कर पाओगे, तो आप अलग से और बना रहे हो माल, यानी माल जो वहां पड़ा हुआ वो तो पड़ा ही पड़ा है, अब और माल बन रहा है। इससे कंपनी को नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है समझिए, क्योंकि आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग गई ना, तमाम सारी जगहों आपका माल रखा हुआ और आप और बना रहे हो, तो कॉस्ट तो लग गई, उस पर ब्याज तो लगना ना उस रकम पे, उस ब्याज की रकम से भी बचेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट से भी बचेंगे। फिर वहाँ जो माल पड़ा हुआ उसका आपको क्या देना पड़ रहा है? गोडाउन का चार्ज, वेयरहाउस चार्ज, वो वेयरहाउस चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लॉजिस्टिक्स ये है, लॉजिस्टिक्स ये है बहुत समझदारी के साथ काम करना, यानी कोशिश करना मिनिमम वेयरहाउसिंग करना, कोशिश करना मिनिमम एक्सेस प्रोडक्ट बनाना, कोशिश करना मिनिमम टाइम में लोगों के पास पहुंचाना। तो ये सारी चीज़ों को जब इंटीग्रेट करोगे आप, वो पीएम गति शक्ति के साथ, याद है मैंने क्या बताया था? पहली बार भारत के अंदर ऐसा हो रहा है जहां रेल, रोड, वाटरवेज और एयरवेज तीनों को जोड़ा जा रहा है। पीएम गति शक्ति पे हमने पूरा प्रोग्राम किया था, उसको देख लीजिएगा, ठीक है, वहां से समझ में आ जाएगा। तो इन तीनों को इंटीग्रेट किया जा रहा है। अब इंटीग्रेट कैसे करते हैं? इंटीग्रेट ऐसे किया जाता है कि यहाँ से गाड़ी चलेगी, बोले दिल्ली से माल एक्सपोर्ट होना साहब, बाहर जाना, बोले ठीक है। बेंगलुरु से गाड़ी चलेगी, कितने बजे चलेगी? बोले साहब कल शाम को 4 बजे चलेगी। तो हमारा प्रोडक्शन बनके तैयार है क्या? बोले हाँ तैयार है। तो ट्रक जाने में कितने समय लगेगा? बोले बेंगलुरु तक ट्रक पहुंचाने में और उसको लोड करने में 1 घंटा लगेगा, ट्रक पहुंचाने में 3 घंटे लगने। तो 4 घंटे पहले मैं यहाँ से निकालूंगा, मैं क्यों जबरदस्ती बना के 10 दिन पहले रखूंगा माल को? 4 घंटे पहले मैंने यहाँ से निकाला, ट्रक टाइम पर पहुंचा, टाइम पर वहाँ से उससे कंटेनर उठा और टाइम पर रेक में रख गया, और टाइम पर टाइम बाउंड वो जो है दिल्ली पहुँच गया, और दिल्ली में लगी हुई फ्लाइट उसको मिलेगी, वहाँ से उसने उठाया फ्लाइट में या आपके जहाज़ में उसको रखा, और ये आपका बाहर माल निकल गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स, जिसमें कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाते हैं, कम लागत लगा के ज़्यादा कमाना, दैट इज लॉजिस्टिक्स। ये बहुत बड़ा पार्ट गेम प्ले करता है। किसी भी कंपनी का लॉजिस्टिक्स अच्छा है, वो कंपनी फायदा कमा जाएगी, बाकी कॉम्पिटिटर्स उसके खत्म हो जाएंगे जिसका लॉजिस्टिक अच्छा नहीं होगा। तो हबड़ तबड़ वाला जो काम होता है वो कभी अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ जो कहानी है वो कहानी है ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, कि हम ट्रांसपोर्टेशन को सुधारेंगे, माल बन गया उसको माल को सही जगह पर पहुँचाएंगे। अब क्योंकि आपके पास डिजिटल, आपके पास में इन्फॉर्मेशन होगी, एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास, कहाँ माल कौन सा किस समय पर कितना लगता है, दिवाली आ रही तो कितना लगेगा, मई के महीने में कितना लगता है, तो आपको पहले से ही सारा डेटाबेस आपके पास तैयार है, उसी हिसाब से आप माल भेजोगे। माल फास्ट जाएगा। फास्ट कैसे जाएगा? ट्रक तो बीच में रुक जाएगा। आपने न्यूज़ पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए। आइए हम बताते हैं, नहीं रुकेगा सर ट्रक, सीमलेस जाएगा। कमिंग सून ऑटोमेटिक टोल प्लाजाज वेयर यू वोंट नीड टू स्टॉप व्हीकल, ऑल यू मस्ट नो। अब नया आ रहा है, फास्टैग पुरानी चीज हो गई, नया सिस्टम आ रहा है। वो सिस्टम क्या है? जैसा फ्रांस में ये जो अभी आपकी टोल प्लाजा, इसमें यहाँ बूम लगा हुआ, ये उठता है फिर नीचे गिरता है, ये सिस्टम खत्म। ये बस ऊपर ऐसा लगा हुआ, नीचे से आप गाड़ी निकाल लो, आपके बैंक खाते से पैसा कट जाएगा। फ्रांस वाला सिस्टम लगाया जा रहा है। आपकी नंबर प्लेट को पढ़ेगा और नंबर प्लेट से आपका नंबर उठेगा, नंबर उठकर आपकी गाड़ी का जो टोल है वो आपके बैंक खाते से कट जाएगा। ये रुकने और इससे निकलने में जो खर्चा है वो 15,000 करोड़ रुपए सालाना का है। ये 15,000 करोड़ रुपए सालाना सिर्फ इसी काम से बच जाएंगे।
पहली बात 15,000 करोड़ रुपए सालाना बच गए, दूसरी बात पेट्रोल डीजल बच गया, तीसरी बात मैन पावर बच गई, चौथी बात समय जो बर्बाद हो रहा है ना लाइन लगा लगा के, ये समय बच गया आपका, जो आपका 15-15 20-20 मिनट बर्बाद होते हैं हर जगह, तो आप ओवरऑल देखते हैं तो बहुत लंबा आपका समय बर्बाद हो जाता है, तो ये बच जाएगा। तो ये पॉसिबल हो पाएगा, कैसे हो पाएगा इसको? फास्टैग टू बी अ थिंग ऑफ पास्ट, गडकरी सेज कैमरास टू रीड नंबर प्लेट एंड डिडक्ट टोल। ठीक है, पुराने जमाने की बात हो गई फास्टैग, अब तो नई बात करो नए जमाने की। और नए जमाने की नई बात क्या है कि कैमरा जो है वो सीधे सीधे नंबर प्लेट पढ़ेगा और नंबर प्लेट से आपका नंबर उठाएगा, बैंक खाते से आपका कट जाएगा। तो अब आपके ट्रक की कॉस्ट, समय बचा ट्रक का। अब क्या है, बढ़िया एक्सप्रेसवे पे जा रहा है, बढ़िया स्पीड में जा रहा है, सटासट, कहीं उसको रुकना नहीं, नॉन स्टॉप जा रहा है अपना, और गंतव्य स्थान पर पहुंच गया तो उसको रात में इधर उधर भी कहीं नहीं रुकना कि ढाबा देख रहा हूँ, सड़क में सो रहा हूँ, है ना, यहाँ लूट हो जाए, वहाँ ये हो जाए, वो सारे सिस्टम खत्म हो गए। तो जब ये सारा खत्म हो गया तो उसको भी आराम मिलेगा, वो भी आराम में है। अब वो आराम में तो आपका सामान भी अच्छे से पहुंचाएगा, सड़कें अच्छी है, दचके नहीं लगेंगे, टायर में कट नहीं आएंगे, भाड़े वाले का कम भाड़ा लगेगा, वो भी कम लेगा क्योंकि आप लिमिट में सामान भेज रहे हो, कोई ओवरलोडिंग वाले सारे चक्कर खत्म हो गए, जल्दी सामान पहुंच रहा है, उसका डीजल का खर्चा भी कम लग रहा है क्योंकि उसकी स्पीड कंटिन्यूस मेंटेन है, कहीं तेज भगाना कहीं धीमे नहीं है। ठीक है, ये तमाम सारी चीज़ों से कॉस्टिंग कम होने वाली है। समझ में आ गया? अच्छी सड़क मतलब कम डीजल, अंडरलोड चलना मतलब लोड पर चलना, ओवरलोड नहीं करना, इसका मतलब कम डीजल, गाड़ी घटर घटर नहीं करेगी, कम मेंटेनेंस। ठीक है, रोड्स अच्छी होंगी, कम मेंटेनेंस आएगा, तमाम सारी चीज़ों से मेंटेनेंस कम होता है, जिससे कि जो खर्चा है वो कम हो जाता है। अब फायदा क्या मिलेगा? अब मैंने बोला जल्दी पहुंच जाएगा, तो जल्दी पहुंच जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन को क्यों फायदा, सस्ता कैसे हो जाएगा? एक ट्रक इधर से उधर घूमने में 10 चक्कर लगा पाता है महीने में, इन टोल्स की वजह से और तमाम सारी खराब सड़कों की वजह से। 3 दिन लगते हैं फर्ज कीजिए उसे एक जगह जाने में और लौट के आने में, तो 10 चक्कर लगा पाता है। अब फर्ज कीजिए हम इसको घटाकर 1 दिन पे ले आते हैं या 1.5 दिन पे ले आते हैं या 2 दिन पे ले आते हैं, तब कितने चक्कर लगा पाएगा वो? तो क्या सस्ता नहीं करेगा? क्या सस्ता नहीं होगा भाड़ा? तो भाड़ा सस्ता हो जाएगा ट्रक का जब ज़्यादा चक्कर लगाएगा। ज़्यादा चक्कर कैसे लगाएगा? ये टोलबाजी खत्म होगी, टोल तो लगेगा लेकिन ऑटोमेटिक कटेगा, ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। मैडम बैठी रहती है ना नक्चड़ी, जो चवन्नियों को बैठा लेते हैं, उनको बात करनी नहीं आती, उनको लड़ाई झगड़े के चक्कर में हर आधे घंटे में एक झगड़ा होता है टोल पर, एवरेज हर आधे घंटे में, जो कम से कम अनदर आधा घंटा बर्बाद करता है बाकी लोगों का, कम्यूटर्स का। तो वो सब चीज़ें खत्म होंगी। ठीक है, बार बार ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा, आपको रुकना नहीं पड़ेगा। ये तो टोल की बात, ये हो गई ट्रक्स की बात, ये हो गई ट्रक मालिकों की बात कि वो कमाएंगे। अब आप कैसे कमाओगे? आप ऐसे कमाओगे, अब ये भी समझाता हूँ कि ट्रक ने ही 3 दिन ले लिए, एक ट्रक ने यहाँ से लेके वेयर हाउस तक पहुँचाने में किसी एक स्टेट के, फिर उस स्टेट से अलग अलग जगह जाएगा, वो भी 3 दिन ले रहा है, तो कितने दिन माल फंसा रहा? 6 दिन। इसके अलावा वेयर हाउस में 2-3 दिन रखा रहा, फिर वो दूसरी जगह जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पहुँचते पहुँचते, तो आपका जो समय बर्बाद हो रहा है वो समय ट्रक का 1 दिन रह गया, उधर वाले का भी 1 दिन रह गया, तो जो 6 दिन थे वो घटकर 2 दिन रह गए, तो आपका 4 दिन आपका बच गया। 4 दिन बच गया का मतलब क्या हुआ कि वो जो 4 दिन जो आपका माल पड़ा हुआ था बनने के बाद, उसका पैसा थोड़ी आया, जब एंड यूजर खरीदेगा तब पैसा आएगा ना बाबा। तो 4 दिन आपको जो ब्याज दे रहे थे ना फ्री का, वो छूट गया आपका, यानी आपका माल बना और आपने दूसरे तीसरे दिन बेच के आपका पैसा आ गया नगद, आपने दूसरा माल बनाना शुरू किया, तो आपकी कंपनी का टर्नओवर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अभी जो आपके लॉजिस्टिक्स में 15 दिन बर्बाद हो रहे थे, अब उसकी जगह 5 ही दिन लगेंगे, तो 100 दिन में पहले आप कितना काम कर रहे थे? 150 दिन में पहले आप कितना काम कर रहे थे? 10 पाली बना रहे थे, 10 लॉट्स बना रहे थे 150 दिन में, 15 दिन के हिसाब से। अब आपका 5 दिन रह गया, तो 150 दिन में कितना बनाएंगे? 30 लॉट हो गए ना, बस सीधी सीधी बात है, उतनी ही कैपिटल में। यानी पहले 10 टन का काम कर रहे थे तो आप 30 टन का काम करोगे, तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ गया, आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ गया। अब क्योंकि आप ज़्यादा काम करोगे तो थोड़ा प्रॉफिट भी कम कर दोगे, तो एंड यूजर को भी सस्ता मिलेगा, सस्ता मिलेगा तो खपत भी बढ़ेगी, फिर आपको दोबारा फायदा घूमकर बिजनेस मिल जाना। यानी ये सर्कल है सर, पूरा गोल 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 घूम के आपको इससे बेनिफिट मिलना। ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है भारत में, जो लोगों को शायद समझ में नहीं आई है ना। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये ओवरऑल इसमें। अच्छा, अब आते हैं कि भाई इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, तो जरा ये भी समझा दूं कि इसके बेनिफिट, लॉजिस्टिक कॉस्ट को जब हम रिड्यूस करेंगे, है ना, 9% 10% पे ले आएंगे, तो जीडीपी 2030 तक जो है, जीडीपी का जो है जो 13-14 से 9-10 पे लाना, तो हमारा नहीं सर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो एस्टिमेट है वो है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 7.5 ट्रिलियन टन की, ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। कितने? 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स, ये आईएमएफ का आंकड़ा है। ठीक है, 4% की लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब हो गया कि आप कितना बचाओगे? 300 बिलियन डॉलर्स बचाओगे आप, यानी सालाना जो आपकी बचत है वो 24 लाख करोड़ की होगी। कितने की होगी? दोबारा सुनो, 24 लाख करोड़ की। लॉजिस्टिक्स को अगर आप प्रॉपर कर लेते हो, इसी में 24 लाख करोड़ की हो जाएगी। ये ठीक वैसे ही जैसे आपने दुकान पे माल मंगवा के रख लिया, आपको याद नहीं, आपने और मंगवा लिया, माल तो बिक ही नहीं रहा। और एक वो समझदार दुकानदार है जो बिल्कुल हिसाब से सामान लिखवाता है, जब उसके पास सेल्समैन आता है, भाई साहब इतना सामान ही भेजो, इतना ही भेजो, इतना, अब अगले हफ्ते आओगे, अगले हफ्ते और लिखवाऊंगा, तो उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर का उधार कम पैसे में ज़्यादा काम कर रहा है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ रही है, परेशानी नहीं हो रहा हो, एकदम बढ़िया स्मूथ उसका काम चल रहा है, और जो अर्जेंट लिखवा देता है वो नुकसान रहता है। तो 24 लाख करोड़ रुपए की आपकी सालाना इससे बचत होगी। ये लॉजिस्टिक्स का खेल है सर। आइए, मोदी जी समझा रहे हैं, जरा उनसे भी समझ लें कि वो किस तरीके से समझा रहे हैं, फिर अपन आगे चलते हैं।
दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्यों, आपको खुशी नहीं है? पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हो क्या? हम 25वें नंबर पे भी नहीं लॉजिस्टिक्स में, बताइए। 25वें नंबर पे नहीं है तब पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। यदि हम मान लीजिए 5वें नंबर पर आ गए लॉजिस्टिक्स में और हमने 24 लाख करोड़ रुपए बचाना शुरू कर दिया, तो हर व्यापारी का बचेगा। तब हमारी इकोनॉमी कहां हो जाएगी? 7.5 ट्रिलियन, यानी हम तीसरे नंबर पर खड़े होंगे विश्व में। देर आए दुरुस्त आए, होता है कभी कभी, क्योंकि चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी का भरमार होता है कि उसमें कभी कभी अच्छाइयों को ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है। और देश बदल रहा है जी। एक समय था हम कबूतर उड़ा छोड़ते थे, आज चीता छोड़ते हैं। ऐसे ही थोड़ा होता है। लेकिन आज प्रातः चीता छोड़ना और शाम को लॉजिस्टिक पॉलिसी का कोई मेल तो है ही जी। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लगेज एक जगह से दूसरी जगह पर चीते की स्पीड से जाए। देश उसी तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। देश उसी गति से आगे बढ़ना चाहता है। और मोदी जी ने एक बात कही जो हम आपसे लगातार बोलते हैं, नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे तो समझ नहीं पाओगे देश कहाँ पहुँच गया, वहीं बैठे रह जाओगे, नेगेटिव लोगों के साथ ही रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा आपको देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। चीते की स्पीड से देश चल रहा है सर, आप पता नहीं कहाँ छूट गए, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ा लीजिए, अपने तरक्की कर लीजिए। अब बोलते हैं कि चीते की स्पीड से पहले देश जो है कबूतर छोड़ता था, आज चीता छोड़ रहा है, यही फर्क है। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। ये भारत की आने वाला जो भारत की स्थिति है उसको सीधे सीधे रूप से बताता है कि हम कहाँ जाने का तैयारी कर रहे हैं। कहते चीते की स्पीड से चला जाएगा। अब इतनी देर से मैं इतना ज्ञान बांट रहा हूँ बैठ के, ऐसा हो जाएगा, जल्दी पहुँच जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। क्या करें, कैसे समझाएं? मैं समझाता हूँ आपको। फ़र्ज़ कीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने का आपने एस्टिमेट लगाया और उसका 1 महीने का जो हिसाब किताब लगाया, 1 महीना ही लगाओगे ना कम से कम, वो 1 महीने का हिसाब किताब आपका 100 करोड़ रुपए पर आ रहा है। आपने देखा 100 करोड़ तो मेरे पास है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं पाएगा, बैंक से भी अरेंज नहीं कर पाऊंगा, ये बिजनेस तो मैं कर ही नहीं सकता। अब ये कॉस्ट में ये जो मैं कह रहा हूँ, जो पूरा हिसाब किताब है, ये समय जो है ये 1/3 रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। यानी जो 30 दिन का जो आपने हिसाब लगाया, जो कॉस्ट जो हमको 30 दिन की आ रही थी, क्योंकि सामान रखा हुआ है ना गोडाउन में, पड़ा सड़ा रहा है, एंड यूजर तक नहीं पहुंच रहा, हमने कहा ये 4 गुना फास्ट हो गया। यानी जो 100 करोड़ का माल था, अब उसकी जगह हमको कितने की आवश्यकता पड़ी? वो तो हमने जबरदस्ती एक्सेस में ना, कहीं ट्रांसपोर्टेशन में, कहीं वेयरहाउस में पड़ा, उसकी आवश्यकता नहीं, सीधे यहाँ से गया, एंड यूजर के पास गया और काम हो गया। तब कितने वैल्यू की जरूरत, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी? तो जो 100 करोड़ की जो आपको जरूरत पड़ रही थी, वो तो आपका 25-30 करोड़ में काम हो जाएगा। और आप तो ये सोच के बैठ गए थे, अरे यार 100 करोड़ तो मेरे को बैंक भी फाइनेंस नहीं करेगी, तो कहीं से भी नहीं कर सकता। अब 25-30 करोड़ पे आ गए आप, अब कर सकते हो। तो जो लोग कल बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, वो बिजनेस कर पाएंगे, उनके लिए नए होराइजन्स खुले हैं। ठीक है, जो सपने आप देखते थे ना कि मुझे ये करना है, मैं कर नहीं पा रहा यार, इसमें पैसा बहुत लग रहा है, वो पैसा कम लगेगा बिजनेस में। ठीक है, क्लियर? मुझे कहते हैं स्मॉल रिक्वेस्ट, कैन कॉल एनी टाइम एक्सेप्ट माई टाइम नाइट टू मॉर्निंग 9 व्हेन आई डोंट कीप फोन विद मी, एंड इवनिंग 6:30 व्हेन आई डू माई इवनिंग प्रेयर। सर आपका समय मुझे नहीं मालूम सर, मुझे तो अपना समय मालूम है ना, तो ये समस्या रहती है। हरीश दहिया जी, जय श्री राम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। फिर भी अब आप कहाँ से हैं ये भी मुझे नहीं मालूम है, बहरहाल ठीक है। IST बताइए सर, IST है ना। चलिए और आगे चलते हैं। तो एक बात तो प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कर दी, दूसरी बात भी सुनने प्रधानमंत्री जी के मुंह से। साथियों, लॉजिस्टिक्स सेक्टर की एक और बड़ी चुनौती को भी हमारी सरकार ने बीते वर्षों में समाप्त कर दिया है। पहले अलग अलग राज्यों में अनेक टैक्स होने के कारण लॉजिस्टिक्स की रफ्तार पर जगह जगह ब्रेक लग जाता था, लेकिन GST ने इस मुश्किल को आसान कर दिया है। इसके कारण अनेक प्रकार के पेपर वर्क कम हो गए, जिससे लॉजिस्टिक की प्रक्रिया आसान हुई है। बीते कुछ महीनों में सरकार ने जिस तरह ड्रोन पॉलिसी में बदलाव किया है, इसे PLI स्कीम से जोड़ा है, उससे ड्रोन का इस्तेमाल विभिन्न चीजों को पहुंचाने में भी होने लगा है। और आप मान के चलिए,
युवा पीढ़ी जरूर मैदान में आएगी। ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा क्षेत्र विकसित होने वाला है। तो कहते साहब पीएलआई से भी जोड़ दिया है, बदलाव कर दिए बहुत सारे। ड्रोन पॉलिसी हमने जिस बारे में आपसे बात करी थी या बताया था, उसमें भी बदलाव हुआ है और ड्रोन में अब और लोग आ रहे हैं और अभी बहुत बहुत होना है ड्रोन में। क्या होना, जरा उसको देखिए। और मैं चाहूंगा कि दूर दराज जो हिमालयन रेंजेस के छोटे छोटे गांवों में कृषि उत्पादन होता है, उसको ड्रोन से हम कैसे लाएं। जहां समुद्री तट है और लैंडलॉक्ड इलाका है, अगर उनको मछली चाहिए तो ड्रोन से फ्रेश मछली पहुंचाने का बड़े शहरों में, लैंडलॉक्ड एरिया में कैसे प्रबंध हो, ये सब आने वाला है जी। अगर ये आइडिया किसी को काम आए तो मुझे रॉयल्टी की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं इसलिए इन सारी बातों को कहता हूं, खास करके टफ टेरेन वाले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ड्रोन दवाइयां ले जाने में, वैक्सीन ले जाने में हमें पिछले दिनों बहुत मदद पहुंचाई है। हम उसका प्रयोग कर चुके हैं। आने वाले समय में मैंने जैसे कहा, ड्रोन का ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स सेक्टर को वो बहुत मददगार होने वाला है। चलिए आप समझा दें सर कैसे ड्रोन का इस्तेमाल होने वाला, तो माल जल्दी पहुंचेगा, तो सारे रट्टे खत्म हो जाएंगे। एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं किस तरह से ये चीज़ें बदलाव करेगी। आप याद कीजिए कि एक ज़माने में हम लोग जब शहर में नहीं रहते थे, शहर से दूर रहते थे, तो हम क्या करते थे, चीज़ों को अपने यहाँ स्टॉक रखते थे। जैसे बिस्किट लाने, महीने भर के ले आओ, महीने भर का सामान आता था, महीने भर के ले आओ। कोई और चीज़ लानी, महीने भर का ले आओ। दाल साल भर की रख लो। कितने लोग साल भर की दाल आप भर कर रखते हैं? कोई नहीं रखता। सबको आदत पड़ गई है वो 1 किलो लाने की, आधा किलो लाने की। कोई बिस्किट ला के स्टॉक नहीं करता। अरे नीचे ही तो दुकान है, पड़ोस में तो दुकान है, कोई आएगा ले आएंगे फट से, जब खाना है तब ले आए। तो पहले हम क्या करते थे, हमारे किचन में जो स्टॉक होता था उसकी कीमत कितनी होती थी? 20-25 हज़ार रुपये। आज हमारे स्टॉक की कीमत क्या है? कुछ भी नहीं। लिख लेना, महीने का हिसाब कर देंगे। बाद में गए 1500-2000 जो बिल हुआ वो दे दिया परचूनी वाले का। पहले स्टॉक करके रखते थे, सामान खराब होता था, हमारा नुकसान होता था। अब वो भी नहीं हो रहा। तो ये लॉजिस्टिक्स का खेल है सर। आपके किचन से समझा रहा हूँ लॉजिस्टिक्स क्या चीज़ होती है। आप ज़्यादा दाल ले आए, घुन लग गया, क्या फ़ायदा हुआ? आपने बचाया 1 रुपये 2 रुपये किलो, इससे तो 1-1 किलो लाते हैं। यहाँ तो आपकी 50 किलो में घुन लग गया दादा। अब वो घुनी दाल खा रहे हो आप, धूप में रख रख के, सुखा सुखा के कैसे भी खा रहे हो, स्वाद भी नहीं आ रहा, धूप में रखने की वजह से बेकार हो गया। यहाँ आपको हर बार जो आप 1 किलो आधा किलो ले आते हो, अपना काम चलाया, जैसे आराम हो गया। मैंने अपने इसी लाइफ पे बताया था, आटे के बारे में एक बार बताया था कि एक बार मेरी वाइफ बड़ी चिढ़ गई, बोली ये क्या चिंदी चिंदी टाइप का आटा ले आते हो, इकट्ठा लाया करो। मैंने कहा इकट्ठा क्यों लाऊं, बासा क्यों खाऊं? घर के सामने चक्की है, ठीक सामने, मुझे 10 कदम भी नहीं चलना पड़ता है। तो मैं तो जाऊँगा उससे चक्की वाले से पिसवा के ले आऊँगा, मुझे क्या दिक्कत है। और पिसा पिसाया रखता हो, फट से तो लवाया और ले आया। तो हम बासा क्यों खाएंगे? फिर उसमें चीटी लग जाए, घुन लग जाए, फिर उसको छान छान के लगे हम, क्यों खाना ऐसा? और फिर हम उसमें लॉजिस्टिक लगाएं क्यों हम 500 रुपये का आटा लेकर आए जब हमारा 50 रुपये में काम चलता है? तो हम तो 50 का ही लाएंगे, ताज़ा खाएंगे, अच्छा खाएंगे। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बदलाव है लॉजिस्टिक्स। अब मोदी जी ने एक बात बोली कि ड्रोन का हमने इस्तेमाल किया और हमने वैक्सीन के टाइम पर इस्तेमाल किया। अब कंपनियों के लिए भी कितना इसमें फ़ायदा है देखिए। दूर दराज के इलाके जहाँ दवाइयाँ नहीं पहुँच सकती, वहाँ कंपनी ज़्यादा दवाई पहुँचाती है। उसको मालूम नहीं है कब ज़्यादा लगेगी, कब कम लगेगी। पैरासीटामॉल कम पड़ गई तो ऐसी तमाम सारी दवाई, अब उसने ज़्यादा तो पहुँचा दी, सबके पास पहुँच गई। साहब वो दवाई एक्सपायर हो गई, तो एक्सपायरी वापस होती है कंपनी को, है ना। अब कंपनी को वापस, यानी कंपनी का नुकसान। अब कंपनी को यहाँ वो चिंता करने की जरूरत नहीं कि ज़्यादा पहुँचाना है। ड्रोन के जरिए वो जितनी चाहिए जब चाहिए पहुँचा देगा ना खट से। तो ड्रोन में एक नया होराइजन खुलने वाला। देखिए इसमें होराइजन कौन कौन से खुलेंगे, आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हो, आपके बिजनेस कौन कौन से नए खुल रहे हैं वो भी अभी बताऊंगा 1 मिनट के बाद। इतने सारे बिजनेस खुल रहे हैं जो आप सोच ही नहीं सकते। पहला बिजनेस कहाँ से खुल रहा है, आप नया कुरियर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ट्रक्स हैं तो आप उनको इंटीग्रेट कर सकते हो पूरे सिस्टम के साथ में, यानी सिस्टम के साथ, जैसा कुरियर सर्विस होती है ना, ऐसे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे? अभी आपके पास में जो माल भाड़ा उसको कैसे देसी तरीके से करते हो। अरे परचून का आइटम भी है ना, परचून समझते हैं क्या होता है? परचून मतलब छोटे छोटे जो 1-1 2-2 कार्टून बेचते हैं। एक होता है पूरा ट्रक जाना, ट्रक लोड। जो ट्रक लोड नहीं होता उसको परचून बोला जाता है देसी भाषा में, यानी छोटा छोटा, किसी का उसमें लोहे का सामान जा रहा है, किसी का एक बेड जा रहा है, किसी का कुछ जा रहा है। तो इनको आप इंटीग्रेट करके क्या कर सकते हो, इनको RFID लगा सकते हो या इन पे QR कोड लगा सकते हो। सबकी स्कैनिंग करके जो जो माल ट्रक में चढ़ा वो ऑनलाइन दिखे, लाइव ट्रैकिंग दो। आप ट्रक चल रहा है, ट्रक में GPS लगा दीजिए, ट्रक की GPS सब में लगा ही हुआ है, वो GPS उठाकर वो बताता जाएगा इस टोल नाके से यहाँ से निकल गया, आपका माल यहाँ तक पहुँच गया। और जब गोडाउन में आ गया तो आपके पास में सामने इन्फॉर्मेशन हो। अब आपको अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो आपको इंतजार नहीं करना, डिलीवरी बॉय आएगा देगा। आपने फ़ोन लगाया गोडाउन वाले को, भाई मेरा माल रोक लेना, मैं सुबह आके ले जाऊँगा, मेरा माल देना नहीं, है ना। ऐसा करते ना हम लोग कई बार, जैसे आजकल तमाम सारी ऐप्स हैं, जियो मार्ट वगैरह, उनसे भी कई बार करते हैं ना, माल उनसे ऑर्डर करा दे। आजकल ईजी है ना, ऑर्डर करा दो, खट से सामान आ जाता है, अगले दिन सुबह आ जाता है। तो काहे के लिए हम जबरदस्ती भर भर के रखेंगे, है ना।
तो ये तमाम सारी चीज़ें आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हो, आप इधर काम कर सकते हो, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर सकते हो। क्या आपने बोला मेरे पास तो ट्रक नहीं है, नितिन शुक्ला तो फालतू की बातें कर रहा है यार, ये 20-20 ट्रक थोड़ी लेके बैठा हूँ मैं, 100-100 ट्रक लेके बैठा हूँ कि मैं इतना सारा काम करूँगा। तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हो सर। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में अपने 10-20, 15-20 लड़कों को रख सकते हो, वो लड़के डिलीवरी करने आते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी माल बहुत बढ़ेगा। अब आपने बोला नहीं साहब मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, मैं टेक्निकल बंदा हूँ, टेक्निकल काम करूँगा, तो ड्रोन डिलीवरी में आप आ सकते हो। ये आने वाला भविष्य का वो काम है जिसमें आप अगर अभी उतर गए तो आप याद करोगे कि किससे पाला पड़ा था। ये जो पिज्ज़ा विज़्ज़ा आते हैं ना गर्म आपका खाना, ये कल ड्रोन से ही जाने वाला है सर, इसको समझ लेना। ये ह्यूमन डिलीवरी इसकी बंद होने वाली है। उसके बहुत सारे कारण हैं, बारिश हो रही है रुक गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, रात हो गई, ये हो गया, 24 घंटे की डिलीवरी रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ड्रोन से आपने डिलीवरी कराई, सामने वाले की छत पे उतर गया, फटाफट उसने गर्मा गर्म खाना खाया और जैसे आराम, आपका ड्रोन माल छोड़ कर आ गया, पेमेंट पहले ही हो गया आपका। तो लॉजिस्टिक्स में सर सिर्फ इतना नहीं, अभी और है। और वो क्या है, अब आपके पास, आपने बोला साहब मेरे पास तो नहीं, मेरे पास तो खेत पड़ा 10 बीघा बराबर है, मेन रोड के ऊपर है, तो गोडाउन बनाओ ना, वेयर हाउसिंग करो, वेयर हाउस बना लो, उनकी आवश्यकता भी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वेयर हाउस भी हो गए आपके। आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं मैं वो सारा बता रहा हूँ। अब आपने बोला ना मेरे पास ये है ना मेरे पास वो है, मैं तो यार कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, तो वेयर हाउस बनाने का काम कर लो, अभी बहुत काम निकलेगा, उसमें जा सकते हो आप। स्कीम्स बहुत हैं सर काम करने के लिए, आप तैयार होने चाहिए। अगर आप तैयार हो तो सब कुछ पॉसिबल है। मैन पावर का आप काम करते हो तो ट्रक के ड्राइवर्स, फलान डिकान, ये तमाम सारा दे सकते हो। आप मैन पावर में टेक्नोलॉजी में काम करते हो तो आप इनकी जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह दे सकते हो, ये सारा सिस्टम बना सकते हो। आप ऐप्स बना सकते हो। अभी देखिए अभी क्या सिस्टम है, फोन लगाओ और ट्रक वाले को बोलो भैया हमको ट्रक चाहिए। ओला ऊबर की तरह कोई ऐप नहीं है ना कि सीधा आपने उठाया और ट्रक आपने बुक कर दिया कि भाई मुझे दिल्ली से मुंबई के लिए ट्रक चाहिए, इतना इतना बड़ा ट्रक चाहिए, इतने टन का चाहिए। या फिर आपने वो जो मैंने बोला ना एक एक कार्टन के लिए तो कुछ है ही नहीं, उसके लिए भी होना चाहिए कि हमने बुक किया और फटाक से हो गया। तमाम सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बड़ा इजीली हो जाएगा सर। टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं है इसमें, कोई बड़ी तोप नहीं लगानी। तो बहुत सारे होराइजन्स खुलने हैं इससे। आइए आगे देखें और क्या करें मोदी जी। और हमने बड़ी प्रोग्रेसिव पॉलिसी ऑलरेडी हमारे सामने आपके सामने रख दी है। साथियों, एक के बाद एक हुए इस तरह के रिफॉर्म्स के बाद ही देश में लॉजिस्टिक्स का एक मजबूत आधार बनाने के बाद ही इतना सारा हो चुका है। उसके बाद हम ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर के आए हैं। क्योंकि हमने एक प्रकार से टेक ऑफ स्टेज पर लाकर के छोड़ा हुआ है। अब आप सब साथियों का इसलिए आवश्यकता है कि अब इतने सारे इनिशिएटिव, इतनी सारी व्यवस्थाएं विकसित हो चुकी है, लेकिन फिर भी टेक ऑफ के लिए हम सबको जुड़ना है और टेक ऑफ करके रहना है। अब यहां से लॉजिस्टिक सेक्टर में जो तेजी आएगी, मैं कल्पना पूरी कर सकता हूं दोस्तों। ये जो बदलाव है वो अभूतपूर्व परिणाम लाने वाला है। और अगर 1 साल के बाद इसका इवोल्यूशन करेंगे तो आप स्वयं भी विश्वास करेंगे कि हां, हमने तो सोचा नहीं था, यहां से यहां तक पहुंच गए। देखिए 13-14% की लॉजिस्टिक कॉस्ट के लेवल को हमें जल्द से जल्द हम सबने मिल करके उसको सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य रखना ही चाहिए। अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है तो ये एक प्रकार से लो हैंगिंग फ्रूट है जी। बाकी सारी चीजों में हमें कॉस्ट कम करने में शायद 50 और चीजें मुश्किल कर सकती है, लेकिन ये एक प्रकार से लो हैंगिंग फ्रूट है। हमारे एफर्ट्स मात्र से, एफिशिएंसी मात्र से, कुछ नियमों का पालन करने मात्र से हम 13-14% से सिंगल डिजिट में आ सकते हैं जी। क्लियर है, एकदम स्पष्ट है। तो ये फर्क है सर, लॉजिस्टिक्स का ये फर्क आएगा कि आप अपने जो पैसा है ये आपको कम लगाना पड़ेगा बिजनेस में, और कम पैसे में आप ज़्यादा मजे ले पाओगे, ठीक है ना। कबूतर कहाँ जाके मारा, ओ शिट, OTT का क्या हुआ, नो आइडिया। आई लिव इन USA ईस्ट कोस्ट एंड टाइम डिफरेंसेस -9:30 बिहाइंड IST। ओके, ठीक है सर। दीपा ओझा जी कहते हैं स्मूथ हडल फ्री रोड्स विल रिड्यूस ओवर ऑल एनर्जी कंजम्पशन विच इवेंचुअली रिड्यूस नेशनल्स ऑयल इम्पोर्ट, नेशंस ऑयल इम्पोर्ट। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आएगा सर। इसको हम सीधा ऐसा समझ लें, ठीक है, इसको हम सीधा एक समझ लें, एक चीज़ में वो इस प्रकार से समझ लें। अभी देखिए जैसे 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आप तक माल पहुंचने में, फैक्ट्री में बनकर आप तक माल पहुंचने में 30 दिन का समय लगता है, और खपत पर डे की है। दिवाली आने वाली, मान लीजिए आप पेंट बनाते हो, पर डे की खपत मान लीजिए 1 टन की है, 30 दिन का समय लगता है वहां तक पहुंचने के लिए। कितना माल बनाना पड़ेगा आपको? 30 टन का एक्सेस माल बनाना पड़ेगा 1 टन पर डे बेचने के लिए। और लॉजिस्टिक यदि अच्छा हो जाता है और ये 7 दिन में एंड यूजर तक पहुंच जाता है तो कितना माल बनाना पड़ेगा फिर आपको? मात्र 7 टन का।
कितना टन बच गया आपका? 23 टन। जो फालतू में आपका पैसा लग रहा था, जो फालतू आप बना के रख रहे थे, वो 23 टन बच गया। दिस इज लॉजिस्टिक्स। यानी जो आपका यहां से माल बनकर एंड यूजर तक पहुंचना, उस मैनेजमेंट को बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। वो जिसका अच्छा है वो कमा जाएगा, और वो जिसका खराब है वो कभी नहीं कमा सकता। वो माल गोडाउन में सड़ाता रहेगा और इवेंचुअली पैसा देते देते, ब्याज देते देते खत्म हो जाएगा एक दिन। क्लियर है? ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं और देखिए मोदी जी ने क्या कहा। पहले पूरा सुन लें मोदी जी को। साथियों, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी से मिलने वाला है तो वो है पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान। मुझे खुशी है कि आज, जरा 1 मिनट पीछे करूं, कौन कौन बैठा है जरा देखें। रेल, सड़क, और वो बगल में और बैठे हुए हैं हवाई जहाज वाले, सिंधिया जी भी है कि आज देश के सभी राज्य और केंद्र शासित हमारी इकाइयां सब के सब इससे जुड़ चुके हैं और लगभग सभी विभाग एक साथ काम करना शुरू कर चुके हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां, उसका एक बहुत बड़ा डेटाबेस तैयार हो चुका है। आपको ये जानकर के हैरानी होगी साथियों कि आज केंद्र और राज्य सरकारों से करीब करीब 1500 लेयर्स, यानी 1500 लेयर्स की मैं डेटा पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर आ रहा है। कहां कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कहां फॉरेस्ट लैंड है, कहां डिफेंस लैंड है, इस तरह की सारी जानकारी एक सिंगल जगह पर आने लगी है। इससे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग बेहतर हुई है, क्लियरेंसेस तेज हुई है, और जो बाद में समस्याएं ध्यान में आती थी उसका समस्याओं का समाधान कागज पर ही पहले से पक्का हो जाता है। कुछ समझ में आया पीएम गति शक्ति से क्या हुआ? मैं समझा देता हूँ। सारे डिपार्टमेंट एक जगह इंटीग्रेट हो गए, जैसा पीएम गति शक्ति में पहले बताया था। सब कुछ पेपर पे, सारे जो 1500 अलग अलग डिपार्टमेंट है उनका सारा कुछ एक जगह दिखता है। यानी अब आपने मैप खोला और आपने एक लाइन खींची, मुझे यहाँ से हाईवे निकालना है, वो खट से आ जाएगा, यहाँ यहाँ फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ ये है। तो वो जो बाद में आप जाके अटकते हो ना कि मैंने तो इसमें 10,000 करोड़ रुपए लगा दिए, अब मेरे को यहाँ से डाइवर्ट करना पड़ेगा, वो बेवकूफियाँ खत्म। और जैसे ही आपने पीएम गति शक्ति पोर्टल पे अपना प्रोजेक्ट डाला कि साहब यहाँ से यहाँ लाइन खींच दी है मैंने, मुझे हाईवे चाहिए, वो सारे डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। आपको एनओसी देनी है 7 दिन के अंदर। ये तो ऐसा तो फॉरेन में भी नहीं होता भाई साहब। उससे बेहतर सिस्टम, अमेरिका से बेहतर सिस्टम यहाँ हमारे यहाँ आ गया। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन पहली बार में आपको यहाँ मिल रही है। उस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपने चीज़ों को अपने बदल लिया। यहाँ तक कि ये भी आ जाएगा सॉइल का स्टेटा कैसा है, ब्रिज बनने लायक है या नहीं है। आप तो सोच के बैठ गए ख्याली पुलाव बना, कह रहे यहाँ से तो ब्रिज से निकाल देंगे, बन ही नहीं सकता तो करोगे क्या? वो बता देगा फट से, भाई साहब बोले यहाँ कपास की खेती होती है, ब्लैक सॉइल है। बाबूजी पागल हो जाओगे जिंदगी भर, पाइल फाउंडेशन लगाते लगाते ब्रिज टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा हर थोड़े दिनों में, हर 2 4 5 साल में। ठीक है, तो आपको वहाँ से नहीं निकालना है। बड़ी नदी आ गई, अभी हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं, 500 करोड़ का पुल बन रहा है, आवश्यकता क्या है, थोड़ा आगे पीछे कर लो। 1 डिग्री का फर्क देखे, यदि वो थोड़ा सा घुमा कर हम उस पुल को कहीं दूसरी, जहाँ नदी का मुहाना छोटा है, अगर हम वहाँ से निकाल देंगे, तो वहाँ अगर हमको 150 करोड़ का ही पुल बनना है तो हम 500 करोड़ रुपए क्यों लगाएंगे देश के? समझ में आ रहा है? ये फर्क है। इसके अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट उनकी जो एनओसी होती है, अब मान लीजिए आपने बोला नहीं साहब मैं तो यहाँ से निकाल दूंगा, नीचे पता चला गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल की पूरी गैस पाइपलाइन जा रही है, तो बोलेगा दादा इधर से नहीं निकल सकता, इधर मेरी गैस पाइपलाइन है। सारे डिपार्टमेंट है ना सर, सब एकदम से चिल्लाएंगे अरे दादा किधर निकाल रहे हो, इधर तो मेरा काम है। दूसरा चिल्लाएगा इधर मेरा काम है, इधर मेरा काम है। तो वो जो आप जो जाके पूरा प्लान बना के 10 साल तक आपकी एक सड़क अटकी या एक रेलवे लाइन अटकी रहती, तो खेल खत्म। 7 दिन के अंदर निराकरण हो रहा है। बोले भैया जरा इसको 2 मीटर इधर खिसका, जरा 10 मीटर उधर खिसका, बीच में से निकाल लेंगे अपन। समझ में आ गया? तो ये पीएम गति शक्ति कर रहा है, इस तरीके से इंटीग्रेट किया गया। और ऐसा नहीं कि रेलवे स्टेशन इधर बन रहा है, हवाई अड्डा वो पड़ा उधर, रेलवे की साइडिंग अलग से जा रही है। अब जो सिस्टम बन रहा है वो इस तरीके से बनाया जा रहा है, जो नया जो सिस्टम बन रहा है कि रेलवे लाइन के बगल से ही साइडिंग रहेगी और वहीं आपका एयर और सी का लॉजिस्टिक्स रहेगी। तो लॉजिस्टिक के लिए किया जा रहा है सारा, ताकि इधर उधर भागा भागी ना हो। प्रयास ये है कि क्रेन से उठाकर रेलवे के रैक पर रख दिया जाए कंटेनर, रेलवे के रैक से उठाकर क्रेन से ट्रक के ऊपर, ट्रेलर के ऊपर रख दिया जाए और वहां से सीधा आपके घर पहुंच जाए। जो बीच बीच का बार बार का जो ट्रक का जो वो है ना, उसको खत्म करने का, और ये बहुत अच्छा हो रहा है। ये हमारे संसाधनों की जो बर्बादी है उसको खत्म किया जा रहा है। आगे देखते हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप्स होते थे वो भी पीएम गति शक्ति की वजह से तेजी से दूर हो रहे हैं। मुझे याद है देश में पहले किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बिना सोचे समझे घोषित करने और उन्हें दशकों तक लटकाए रखने की परंपरा रही थी।
इसका बहुत बड़ा नुकसान देश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर ने उठाया है। और ये जब लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात मैं कर रहा हूं, उसका एक मानवीय चेहरा भी है। हम इन व्यवस्थाओं को ढंग से चलाएं तो किसी भी ट्रक ड्राइवर को रात को बाहर सोना नहीं पड़ेगा। वो अपनी ड्यूटी करके रात को घर आ सकता है, रात को सो सकता है। ये सारा प्लानिंग व्यवस्था सब आसानी से की जा सकती है। और ये कितनी बड़ी सेवा होगी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये पॉलिसी अपने आप में देश के सोचने के पूरे तरीके को बदलने का सामर्थ्य रखती है। साथियों, गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी मिलकर अब देश को एक नई कार्य संस्कृति की तरफ ले जा रहे हैं। हाल ही में स्वीकृत गति शक्ति विश्वविद्यालय, यानी हमने इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम भी साथ साथ किया है। पॉलिसी बाबा आज ला रहे हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से जो टैलेंट निकलेगा, उससे भी इससे बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। ये सब तो हो ही रहा है। गति शक्ति विश्वविद्यालय, पढ़ाई वही करोगे, उसी में ग्रेजुएट होना, उसी में पोस्ट ग्रेजुएट होना, दिमाग पूरा उसी में खप जाएगा कि ये कैसे हम इसको और बेहतर बनाएं, कैसे इसको और छोटा करें, कैसे इन तमाम सारी चीज़ों को और बेहतर करें। तो जब वो बच्चा पढ़कर बाहर निकलेगा तब क्या होगा? तब वो धुआं उड़ा देगा। बिल्कुल धुआं कैसे उड़ाएगा? भाई उसने ज़िंदगी भर वही पढ़ा है, उसे वही करना है, और बेहतर रास्ते खोजेगा वो कि इसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना? दीपा ओझा ये कहते हैं स्मूथ हर्डल फ्री रोड्स वुड रिड्यूस ओवर एनर्जी कंजम्पशन। हाँ, ये तो हो गया कमेंट। प्रणाम महादेव, आप पर सभी परिजनों को कृपा दृष्टि बनाने का। हर हर महादेव। परशु विवेक, हर हर महादेव भैया। ठीक है, चलिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखें और क्या चल रहा है। भारत में लास्ट माइल डिलीवरी तेजी से हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चुनौतियां समाप्त हो, हमारे मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे उद्योगों का समय और पैसा दोनों बचे, उसी प्रकार से हमारा जो एग्रो प्रोडक्ट है, विलंब के कारण उसकी जो बर्बादी होती है, उससे हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें, इन सारे विषयों का समाधान खोजने का एक निरंतर प्रयास चला है। और उसी का एक स्वरूप है आज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारी इन सारी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए और इस क्षेत्र में काम करने वाली सरकार की अलग अलग इकाइयों में के बीच में भी एक समन्वय स्थापित होगा, होलिस्टिक अप्रोच रहेगा और उसका परिणाम हम जो गति चाहते हैं उस गति को मिलेगा। और मेरा आप सबसे आग्रह है, मुझे यहां आने में जो 5-7 मिनट देर हुई उसका कारण था यहां एक छोटी सी प्रदर्शनी लगी है, सब ऐसे उपयोग कर रहे हैं, प्राप्त होगी। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्यों, आपको खुशी नहीं है? चिता छोड़ना और शाम को लॉजिस्टिक। साथियों, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर होते भारत की गूंज सिर्फ भारत में नहीं, बाहर भी सुनाई देती है। आज भारत एक्सपोर्ट के बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। पहले तो ये तय करना ही बड़ा कठिन रहता है, इतना बड़ा, पहले तो इतना था, एकदम ऐसा। लेकिन एक बार तय हो जाए तो देश कर भी देता है। उन लक्ष्यों को पूरा कर रहा है देश। आज भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सामर्थ्य एक प्रकार से भारत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है, कि दुनिया के मन में स्थिर हो रहा है, उसकी स्वीकृति बन रही है। जो लोग पीएलआई स्कीम का अध्ययन करेंगे उनको पता चलेगा कि विश्व ने इसको स्वीकार कर लिया है।
ऐसे में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हर क्षेत्र के लिए बहुत ही नई ऊर्जा लेकर के आई है। मैं सभी स्टेक होल्डर्स को, व्यापारियों को, कारोबारियों को, निर्यातकों को, देश के किसानों को मैं आज इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव के लिए, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रकार से जड़ी बूटी उनके हाथ लगने वाली है, इसके लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। छोटे व्यापारी को फायदा होगा सर इससे, बड़े व्यापारी को तो होगा ही होगा, छोटे व्यापारी को ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज जगह जगह जो लॉजिस्टिक्स के जो तमाम सारे जो कंपनीज आएंगी, जो तमाम कंपनियां खुलेंगी, इनसे उसको ईज हो जाएगा अपना माल भेजना, अपना माल पहुंचाने में, तमाम सारी और चीज़ों में। खैर तमाम सारी इसमें चीज़ें होनी हैं, बहुत चीज़ें हैं जो आपके सामने अभी और आएंगी। सीमलेस लॉजिस्टिक अक्रॉस स्टेट्स, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स और स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आपको स्टेट्स को भी थोड़ा सा इसमें एग्रेसिवनेस दिखानी पड़ेगी। आपको लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, लॉजिस्टिक पार्क बनाने पड़ेंगे, न्यू लॉजिस्टिक पार्क्स फॉर न्यू इंडिया, क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ लॉजिस्टिक पार्क्स थ्रू डिजिटल मैपिंग, इनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन लॉजिस्टिक पार्क्स। तो लॉजिस्टिक पार्क्स भी सर प्राइवेट बनने हैं, इनमें भी आप अपना अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तमाम सारी चीज़ें कर सकते हैं। यानी जैसे आप पहले बोलते थे ना क्या ट्रांसपोर्ट नगर है ना, उस तरह के नए लॉजिस्टिक पार्क्स बनेंगे। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक रिलेटेड डिजिटल सिस्टम यूनिफाइड, जो हमने कहा था आपसे, ये डिजिटल सिस्टम कहाँ कितना माल रखा हुआ है आपको तुरंत मालूम होगा। डेवलपमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल यूज केसेस, सिंगल विंडो ऑफ ई लॉजिस्टिक मार्ट, डिजिटल पेमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, तमाम सारी चीज़ें सर अभी आप देखेंगे। और मेन इसका काम क्या है? मेन काम जो है वो रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट टू मीट ग्लोबल बेंचमार्क बाय 2030, ये हमको कम करना है। टू बी अमंग टॉप 25 इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंक्ड बाय 2030, क्रिएट डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म। तो चीज़ें हैं सर जो अभी बदलाव होना है, और बहुत सारे बदलाव अभी आपको दिखेंगे। और इन बदलावों के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो जो सोच रहे हैं पीछे हैं वो पीछे ही रह जाएंगे, उनका कुछ नहीं हो पाएगा। तो जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं उनका कुछ नहीं हो सकता है ना, उनके लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है, क्योंकि मानसिक बुद्धि जो उनकी जो खराब है उसका कुछ नहीं कर सकते अपन, है ना। ठीक है। ये आदमी नहीं देवता है, व्हाट इमेंस नॉलेज। हाँ मोहन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी की कोई वो नहीं है जी। लाइव नहीं देख पा रहा आजकल गागी जी, हाँ रिकॉर्डेड देता हूँ, पेपाल से फीस भर दी थी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गागी जी। पेपाल पे मैं अभी लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि काम कुछ ज़्यादा और दूसरे कामों में भी व्यस्त हूँ, तो जैसे ही मौका लगता है उसको करेंगे, है ना। नितिन भा, आजकल आप फलान ढिकान ये स्थिति है साहब, और क्लियर है, सही खबर मिल रही है, आनंद आ रहा है, वोट सही दिया के बिना नींद नहीं आती है। आनी भी नहीं चाहिए सर, क्योंकि आपको न्यूज़ आपको सही मिलनी चाहिए, राइट। पूर्व कश्यप जी कहते हैं सर, क्या गति शक्ति से पता लग सकता है कि जब भी ज़मीन लेंगे वो सही जगह है, कल कोई गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन तो नहीं? सर इसका सबसे एक सिंपल उपाय है पूर्व कश्यप जी, बहुत सिंपल सा उपाय बताता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से फाइनेंस करा लीजिए, भले ही 100 रुपये करा लीजिए। वो इतने कागज मांग लेते हैं कि आप परेशान हो जाओगे, लेकिन आप जीवन में उसके बाद कभी परेशान नहीं होगे, है ना। एकदम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उनका होता है। बैंक से लोन लेने का, सरकारी बैंक से, नेशनलाइज से लोन लेने का फ़ायदा ये होता है कि आप परेशान होते हो उसमें, लेकिन आप एक नंबर की ज़मीन खरीदते हो, उसमें कहीं कोई लफड़ा नहीं होता बाद में, है ना। ठीक है ना। चलिए, बाद में ऐसा मत कहना कि अडानी नंबर 1 हो गया लॉजिस्टिक में, उनका इक्का चलता। करेक्ट, तो अभी मौका है, अभी कर लीजिए भैया जो करना है, बाद में कुछ नहीं होगा। यदि आपको लाइव पसंद आया हो तो इस QR कोड को स्कैन करके अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी फ़ीस, अपना गुरु दक्षिणा, जो भी आप समझते हो, वो इसको स्कैन करके, और जब आप स्कैन करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा नितिन एंटरप्राइजेस लिख कर आएगा आपके उसमें, है ना। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani